हेलो दोस्तों। तो एक बात तो आपको पता है कि जहाँ पे हम रहते हैं यानी कि हमारे आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर हमारे अलावा भी कुछ लिविंग थिंग्स रहते हैं यानी कि जिंदा प्राणी रहते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और जिनको हम नॉर्मली देख नहीं पाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिनको हम शॉर्ट में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, जो फंजाई वगैरह बोलते हैं। और वायरस तो कोरोना वायरस आप जानते ही होंगे। तो ये कुछ हमारे ऐसे इतने छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम अपनी जिंदा आंखों से देख नहीं पाते, उनको माइक्रोस्कोप वगैरह से हम जो है देख सकते हैं। अब ये जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं ये कुछ तो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द माइक्रोब जो हमारे होते हैं वो हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और कुछ कुछ इतने होते हैं जो जान भी ले सकते हैं। जैसे हमारा कोरोना वायरस था, उसने कितनी संख्या हमारी कम कर दी थी, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस था। इसके अलावा अभी भी कुछ ना कुछ बीमारी चलती रहती है बैक्टीरिया वायरस की वजह से। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। और ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो मेनली इसी माइक्रोब्स को मारने का या फिर इनको रोकने का काम करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट रहा था फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और आज उस सब्जेक्ट की यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर यानी कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें कंप्लीट हम बात करने वाले हैं कि ये एजेंट्स हमारे होते क्या हैं, इनकी पूरी डेफिनेशन समझेंगे। देन इनका कुछ क्लासिफिकेशन है यानी कि ये किस रूप में हमारे मतलब मार्केट वगैरह में अवेलेबल है। और इसके बाद हम इसके कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, कैसे बात करते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मेनली हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के बारे में, यानी कि जो हमारे एंटी माइक्रोबियल है वो हमारे ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा इनऑर्गेनिक है, तो हम इसके अंदर इनऑर्गेनिक वाले का पूरा मैकेनिज्म समझने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मोस्टली टाइम ये आता है। और क्लोरिनेटेड लाइम भी हमारा इंपॉर्टेंट है और आयोडीन प्रिपरेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली बात करें अगर हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में, तो देखो इसके नाम से समझो क्या है, यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल और लास्ट में हमारा एजेंट्स है। तो एंटी का मतलब होता है अपोज करना, और माइक्रोबियल का मतलब माइक्रोब्स, जो हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस के बारे में बात हो रही है। और एजेंट्स हमारे होते हैं ड्रग्स या फिर जो कोई भी हमारी दवाई सब्सटेंस होते हैं वो। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर दोज एजेंट्स और अ ड्रग दैट आर यूज टू किल और प्रिवेंट या इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो क्या करेंगे कि इन माइक्रोब्स को या तो पूरा का पूरा मार देंगे, किल कर देंगे, या फिर इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। अब ग्रोथ रोकने का मतलब ये नहीं है जैसे ये माइक्रोब्स रिप्रोड्यूस करेंगे, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, तो ये तो रोकते हैं, लेकिन साथ में जैसे ये माइक्रोब्स है तो ये अपने आप को खाने पीने के लिए, जैसे हम लोग अपने लिए खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, अपनी बॉडी को ग्रो करते हैं, तो ये उस वाली ग्रोथ को भी रोक देते हैं। और इससे क्या होगा, वो माइक्रोब्स हमारा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर ही जाएगा फाइनली जाके, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ होना ही बंद हो जाती है और वो हमारे लिए खतरनाक नहीं रहेगा। तो इस तरह हमारे एंटी माइक्रोबियल वाले एजेंट्स काम करते हैं। अब ये दो तरह से काम करेंगे, एक हमारा होता है माइक्रोबिसाइडल और एक हमारा होता है माइक्रोबायोस्टैटिक। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब होता है स्टेट, यानी कि एक कांस्टेंट लेवल में लेके आना, मतलब रोक देना। तो माइक्रोबायोस्टैटिक मतलब क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रोकने का काम आ रहा है, तो ये हमारे इनहिबिट करते हैं। लेकिन जो माइक्रोबिसाइडल है, यानी कि ये साइडल जो वर्ड है ये हमारा किल से कनेक्टेड है, यानी कि जो माइक्रोबिसाइडल होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा डेंजरस और वैसे मतलब इफेक्ट रहते हैं, यानी कि ये डायरेक्टली माइक्रोब बैक्टीरिया वायरस को मार ही देते हैं, यानी कि ये रोकते नहीं, सीधा मार देते हैं। तो इस तरह से हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स काम करते हैं, और ये हमारे सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, देखो ये हमारे टोटल 4 से 5 तरीकों में आते हैं। एक हमारे एंटीसेप्टिक। अब जो आपने अगर इसका नाम सुना होगा ना, आप उसी के से पूरे का अनुमान लगा सकते हैं। एंटीसेप्टिक दवाइयाँ क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली तो आप क्या बोलोगे, ऐसी एंटीसेप्टिक हमारी वो दवाइयाँ होती हैं जो हमें माइक्रोब से बचाएंगी, लेकिन वो हम लोगों के ऊपर अप्लाई होती हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स वाली होती हैं। जैसे हमारा डिटॉल आता है, तो डिटॉल क्या करते हैं, डिटॉल हमारी बॉडी में जाएगा मेनली, या बॉडी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो वो हमारी क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है। डिटॉल बॉडी के बाहर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर बीटाडिन नाम का एक्टिव आता है हमारा, या हमारा आयोडीन, पॉविडिन आयोडीन आता है। तो ये सब मेनली क्या है, एंटीसेप्टिक हैं, जो कहीं हम चोट वोट या बॉडी के ऊपर लगाते हैं, और ये जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उनको रोकने का काम करते हैं। तो यही हमारे एंटीसेप्टिक होते हैं। ये हमारे मेनली क्या करेंगे, इनहिबिट कर देते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को। और ये मेनली हमारे जो माउथ वॉश हो गया, या कोई साबुन हो गया, ड्यूट्रेंट हो गया, थ्रोट हो गया, नेजल स्प्रे हो गया, इन सब में हम जो है इनका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारा आता है डिसइंफेक्टेंट। अब देखो डिसइंफेक्टेंट का सिंपल आपको इसको याद करने का बस एक ही तरीका क्या है कि ये हमारे क्या होते हैं,
नॉन लिविंग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल जो लाइजॉल वगैरह आपने देखे थे नॉर्मली यूज़ करते थे, वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर यूज़ करते थे। अब डिटॉल को भी लोग एज अ यूज़ कर लेते हैं डिसइंफेक्टेंट, लेकिन वो हमारा दोनों केस में आ जाता है, क्योंकि डिटॉल हम लोग बाल्टी में डाल के खुद भी नहाते हैं तो वो भाई हमारा लिविंग यानी कि हमारे ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, और उसको हम फर्श भी धो देते हैं तो वो नॉन लिविंग में भी यूज़ हो जाता है। तो इस तरह हमारा वो दोनों केस में यहाँ पे चल जाता है। तो ये हमारा मिल्ली क्या करेगा, ये पैथोजेंस को किल यानी कि मारने का काम करता है, क्योंकि फर्श वगैरह पे जो भी है उन सबको मार दो जिससे वो ग्रोथ ना कर पाए, उसीलिए हमारे डिसइंफेक्टेंट बनाए गए हैं। इसमें एक सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है मेनली, और ये हाइजीन कंडीशन वगैरह मेंटेन करके रखते हैं। थर्ड हमारे आ जाते हैं जर्मीसाइड्स। अब जर्मीसाइड्स क्या होते हैं, जर्म्स तो आप जानते हो भाई बहुत जर्म्स हो गए ये हो गए, तो जर्मीसाइड्स मेनली क्या होते हैं, साइड्स, यानी कि यहाँ साइड्स वर्ड आपको साइडल से मिलता है। तो ये मेनली क्या करेंगे, माइक्रोब्स को मार देंगे यानी कि किल करने का काम करते हैं, और ये हमारे दोनों पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग दोनों पर ही हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी आ जाती हैं, एक हमारे बैक्टीरियासाइड, एक हमारा फंगीसाइड, एक हमारा वीरुसाइड। तो बैक्टीरियासाइड्स हमारे बैक्टीरिया को मारते हैं, फंगीसाइड्स हमारे फंजाई को मारेंगे, और वायरुसाइड्स हमारे वायरस को मार देंगे। तो इस तरह हमारे 3 तरह के जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हमारे जर्मीसाइड्स होते हैं। अब फोर्थ के बारे में बात करें तो ये हमारे होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। अब बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब सिंपल है कि ये हमारे क्या कर देंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करेंगे। अब माइक्रोस्टैटिक हमारे मेनली पूरे माइक्रोब्स के बारे में बात हो रही थी, लेकिन यहाँ बैक्टीरियोस्टैटिक है तो मेनली हमारे बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है कि बैक्टीरिया को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मेनली इसको मारेंगे नहीं, लेकिन उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ को यहाँ पे रोक देंगे, यानी कि वो हमारा अब आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर हमारे आते हैं सैनिटाइजर। तो ये मेनली हमारे क्या है, टॉपिकली इस्तेमाल करते हैं जैसे हमारे हाथ वगैरह को साफ करने के लिए, और इसमें मेनली हमारा एल्कोहल ही पाया जाता है जो नॉर्मली, क्योंकि अगर मान लो कोई हम ज़्यादा हैवी वाला ले लेते हैं डिसइंफेक्टेंट तो वो हमारे हाथों को साफ करेगा, लेकिन इस हाथ को हम बाद में धोते थोड़ी हैं, डायरेक्टली हम खाना खा लेते हैं सैनिटाइजर के बाद, तो वो हमारी बॉडी में अगर चला जाता है तो हमको नुकसान ना करे। तो इसीलिए नॉर्मली हम यहाँ पर एल्कोहल का ही यूज़ करते हैं सैनिटाइजर में, जो हमारे हाथ वगैरह को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारे को 4 से 5 तरीके थे, जिसमें हमने नॉर्मली देख लिया एंटीसेप्टिक अपने जो हमारे लिविंग के लिए, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए, जर्मीसाइडल हमारे एक तरह से पूरी कैटेगरी हो गई जिसमें सबको मारने का काम करेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक हमारे स्पेशली बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेंगे, और बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, और सैनिटाइजर मेनली हमारे हाथ पैर को साफ सफाई रखने के लिए एल्कोहल वगैरह एग्जाम्पल हो गए। अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल, और ये हमारा सभी के लिए मतलब एक कॉमन है यहाँ पर। अब एक और बात समझो, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं तो इसके अंदर एक तो बहुत टाइप हो गए, बैक्टीरिया के लिए अलग, फंगी के लिए अलग, और ऊपर से इसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो जाते हैं। तो यहाँ हम मेनली बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के बारे में। तो इनऑर्गेनिक वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो जो हमारे एंटी माइक्रोबियल इनऑर्गेनिक वाले हैं इनको मेनली हम टॉपिकली ही इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ हम जो बात करने वाले हैं जितने हमारे एग्जाम्पल हैं ये सब हमारे मेनली टॉपिकली इस्तेमाल किए जाएंगे। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हमारे 2 तरीकों से काम करेंगे, एक हमारा माइक्रोबिसाइडल, एक हमारा माइक्रोबाइस्टैटिक। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो साइडल वाले हैं वो हमारे जैसे मान लो ये कोई हमारा माइक्रोब्स है तो इसको किल कर देंगे यानी कि मार देंगे, और ये मान लो कोई हमारा है तो ये तो या तो 1 से 2 हो रहा था, या इसी को ये इसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे ना तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, बढ़ पाएगा, ना ही खुद ग्रोथ कर पाएगा। तो फाइनली जाके ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारे एंटी माइक्रोबियल काम करते हैं। अब यहाँ पर मेनली 3 मैकेनिज्म हैं जिनकी तरह से हमारे जो इनऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस है वो यहाँ पे काम करते हैं। एक हमारा ऑक्सीडेशन, दूसरा हमारा हैलोजेनेशन, तीसरा हमारा प्रेसिपिटेशन। अब इसके लिए यहाँ पे समझो, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि भाई ये खाना खाओ इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ये खाओ इसमें प्रोटीन भरपूर है। तो प्रोटीन हमारे एक तरह से बॉडी का बहुत ही इसेंशियल पार्ट है जो बॉडी की ग्रोथ यानी कि हम लोग की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। उसी तरह जो हमारा माइक्रोब्स है इसके पास भी क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जो इसका प्रोटीन है, मैं एग्जाम्पल मान लो ये मैंने मान लिया कि इसका एक प्रोटीन है, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ मैंने मान लिया। तो प्रोटीन हमारे इस माइक्रोब्स के अंदर ही होते हैं, और इस माइक्रोब्स की ग्रोथ करने में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब समझो यहाँ पे तीनों तरीके, ये तीनों ही तरीके हमारे इस प्रोटीन में काम आते हैं। पहला हमारा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या करेंगे कि जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये मेनली क्या करेंगे, ये मान लो प्रोटीन है हमारा, तो एक तरह से हमारा केमिकल कंपाउंड होता है, तो इसका कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे हमारा OH वगैरह होता है, उसी फंक्शनल ग्रुप पे क्या कर देगा, ये जाके चिपक जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पे जाके चिपक के उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो जाता है, वो हमारा एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाएगा यानी कि खराब हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि अब प्रोटीन अपना काम जब सही से नहीं करेगा तो हमारे जो माइक्रोब्स है वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई हम हैं या फिर माइक्रोब्स
माइक्रोब्स हैं अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन क्या करेगा, इस प्रोटीन को डीएक्टिवेट कर देगा और ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। सेकंड केस हमारा आता है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन में मेनली हमारे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन वगैरह हमारे सब्सटेंस होते हैं। तो ये मेनली क्या करते हैं, हमारा इसमें भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपस में पेप्टाइड चेन से लिंकेज होता है। अब पेप्टाइड चेन अगर आपको याद हो तो जैसे हमारा अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड आपस में जब जुड़ जाते हैं, 5-6 अमीनो एसिड आप जुड़ जाते हैं तो वो हमारे एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं। और जो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं ये हमारे पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, जो हमारा हेलोजिनेशन है इसमें जो ये हमारे क्लोरीन ब्रोमीन है ये क्या करेंगे, इस पेप्टाइड लिंकेज पे जाके चिपक जाएंगे और इसको पूरे को डैमेज कर देंगे। और अगर एक बार ये पेप्टाइड लिंक टूट गई यानी कि अमीनो एसिड आपस में बिखर गए तो वही प्रोटीन हमारा बचेगा ही नहीं। और जब हमारी बॉडी में प्रोटीन बचेगा ही नहीं यानी कि उसमें प्रोटीन को रोका तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही माइक्रोब्स की, लेकिन यहाँ प्रोटीन को खत्म ही कर दिया, एक तरह से डैमेज कर दिया। और जब प्रोटीन हमारा डैमेज हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो माइक्रोब्स है वो यहाँ पे मर जाएगा। तो हेलोजिनेशन में मेनली हमारा जो माइक्रोबिसाइडल की तरह काम करेगा कि हमारा जो माइक्रोब्स है वो अच्छी तरह पूरा का पूरा किल हो जाएगा। थर्ड तरीका हमारा आता है प्रेसिपिटेशन। अब इसमें क्या होता है, मेनली दोनों से थोड़ा हटकर क्या है कि इसमें जो हमारा प्रोटीन है इसके साथ ये बाइंड कर जाएंगे जो हमारे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जिसमें हम मेनली मेटल आयंस का यूज़ करते हैं हमारे। और अगर आपको याद हो आपने एनालिसिस पढ़ी होगी तो उसमें जो मेटल आयन है उसको हम एज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। सेम यहाँ पर होगा कि ये मेटल आयन क्या करेंगे, हमारे जो प्रोटीन है या इसकी जो चैन वगैरह वहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे और पूरा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे। और जब मेटल आयन और प्रोटीन के बीच में जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो प्रोटीन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, और जब ये अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो ये पूरा का पूरा इनएक्टिवेट हो जाएगा यानी कि खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक तरह से हमारे क्या करेंगे, एक तरह से मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स बना के इसको एज अ माइक्रोबिसाइडल की तरह काम करेगा यानी कि इसमें भी हमारा प्रोटीन जो है खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह को समझाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम बना दिया। मान लो ये हमारा माइक्रोब्स है, ये इसके प्रोटीन है, तो ऑक्सीडेशन ने इसको मतलब न्यूट्रलाइज कर दिया बायोस्टैटिक, और इधर हमारा एक पेप्टाइड लिंकेज बना दिया हेलोजिनेशन ने, और प्रेसिपिटेशन ने भी इसको पूरा इनएक्टिवेट कर दिया मेटल आयंस ने। तो ये दोनों केस में हमारा माइक्रोबिसाइडल है और इस केस में हमारा माइक्रोबायोस्टैटिक है। तो इस तरह आप इन तीनों को लिख के आ सकते हो। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेनली हमारे इसके बारे में ही आएगा, और क्लासिफिकेशन में से एक आध अंदर का आ सकता है तो आ सकता है, वरना क्या होगा, मेनली आपके लिए लिख के आएगा कि राइट अ नोट ऑन एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और उसके बाद आपके पास ड्रग आएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मोस्टली आता है, और अगर ये आता है तो इसका ऐसे भी आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने बता दिया है। उसी तरह क्लोरिनेटेड आयलाइन भी आता है, कम आता है, ये हमारा मोस्टली आता है। चलो एक एक करके सभी को जल्दी से समझ लेते हैं। पहला हमारा आता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका एक हमारा यहाँ डायग्राम वो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4, K फॉर पोटेशियम, और ये हमारा पूरा परमैंगनेट हो जाता है। ठीक है, इसका जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारा होता है 158 ग्राम पर मोल, और इसको हम जो है परमैंगनेट ऑफ पोटास भी बोलते हैं, या इसको जो है कॉन्डिस क्रिस्टल भी बोला जाता है। अब इसको बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना होता है, हमें यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट लेना है और उसको हम ऑक्सीडाइज करा देंगे क्लोरीन के साथ में। और जब हम इसके साथ कराएंगे तो सिंपल सा फंडा है, आपको बताया यहाँ पे क्या होगा, KMnO4, ये हमको चाहिए था तो यहाँ पे KMnO4 बन जाता है, और जो एक्सेस वाला K हमारा है वो हमारा इधर निकल आता है 2KCl की फॉर्म में, यानी कि ये Cl हमारा इन दो के साथ मिल जाता है और हमारा पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म हो जाता है। अब इसको हम सेम अपनी एक एसिडिक कंडीशन में भी कर सकते हैं। तो अगर हम Cl की जहाँ पे HCl ले लेते हैं तब क्या होगा, K2MnO4 है तो हमारा KMnO4 बन जाएगा, और बचा हुआ जो K है हमारा वो K, और ये वाला Cl ये मिलकर हमारा KCl बना देगा, और इधर जो हमारा H बचेगा वो हमारा पानी बना देगा, और इसमें से एक जो 3 थे हमारे यहाँ 2 बने तो 1 मोल हमारा इधर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये हमारा डार्क पर्पल कलर का होता है, और ये ऑर्डरलेस होता है, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे स्मेल वगैरह एक तरह से नहीं आएगी, लेकिन ये स्वीटिश, थोड़ा सा मीठा और एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट होता है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा पानी और अल्कोहल दोनों में ही सॉल्युबल होता है। बाकी इसको हम जो है हाई क्लोजली कंटेनर में क्लोज करके रखते हैं। अब इसके बारे में और बात करें यूजेस के बारे में, तो ये हमारे एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। अगर आपको कुछ भी याद ना है, देखो एग्जाम में आपके इन 4-5 में से कोई 1-2 आएगा, तो आपको सबके अंदर एक कॉमन तो लेके आना है कि ये हमारा क्या है, एज अ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। और ये जो हमारा मेनली है ये एंटीसेप्टिक होता है जो माउथ वॉश में यूज़ किया जाता है। 1-2 आपको अलग लिख देने हैं। इसके अलावा ये हमारा एक्सट्रिंजेंट भी है, एंटी इन्फेक्टिव है, डिसइंफेक्टेंट है और बैक्टीरियोसाइडल भी है। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा यूरेथ्राइटिस, जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसके जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमारी हेल्प करता है। सेकंड हमारा आता है बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3, और इसका मोलिकुलर वेट होता है 61.83, और इसको हम जो है हाइड्रोजन बोरेट नाम से भी जानते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बोरेक्स लेना है और उसके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है, और साथ में हम यहाँ पे पानी को ऐड करते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ 5 मोल ले लिया। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Na2 यहाँ पे और ये SO4, यानी कि ये और ये यहाँ ऐड हो जाएंगे, और ये हमारा जो है B4O3 और इधर से हमारा H2, तो ये हमारा बन जाएगा 4H3BO3, और जो 4H3BO3 है यही हमारा होता है बोरिक एसिड, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
तो कुछ चीज़ें आपको याद भी यहाँ पे करनी ही पड़ेंगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमारा ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये इसका बहुत ही मतलब मीठा टेस्ट होता है लेकिन ऑर्डरलेस होता है। ये हमारा पानी में सॉल्यूबल है और अल्कोहल में हल्का बहुत सॉल्यूबल होता है। इसके बाद बात करें तो हमारा आई वॉश और माउथ वॉश में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह यूज़ होगा और ये हमारा एज अ बफर और डस्टिंग पाउडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मेन बात करते हैं अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला होता है H2O2, बस H2O2 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मोलिकुलर वेट होता है 34 ग्राम पर मोल। अब ये हमारा एक सिंपल स्टेप, मतलब पेरोक्साइड भी इसको नाम से जानते हैं, यानी कि पर हाइड्रोक्साइड ऐसे, या फिर एक पेरोक्साइड हमारा होता है, जो नॉर्मल सी बात है। प्रिपरेशन की बात करें तो ये हम सोडियम पेरोक्साइड से बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सिंपल सा फंडा है, सोडियम पेरोक्साइड लो, H2SO4 की रिएक्शन कराओ, ये वाला पार्ट यहाँ पे मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो H2O2 हमारा फॉर्म हो जाएगा और इधर हमारा Na2SO4 बाहर निकल जाएगा। यानी कि सोडियम पेरोक्साइड ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया और एकदम सोडियम सल्फेट हमारा बाहर निकल जाता है। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हमारा एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, ऑर्डरलेस है, लेकिन इसका हल्का सा बिटर एसिडिक टेस्ट होता है क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा एसिड होता है। उसके बाद ये पानी में सॉल्युबल होता है और जब हम इसको गर्म करेंगे, ये मैंने एक तरह से आपको केमिकल रिएक्शन बता दी, जब इसको गर्म करेंगे तो ये पानी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, यानी कि H2O2 इसको हम जब गर्म करेंगे, हीट यहाँ अप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ पे 2H2O यहाँ पे निकल जाएगा और बचा हुआ O2 हमारा इधर निकल जाएगा। तो इस तरह ये हमारा पूरा काम करता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन हो गई, एक प्रिपरेशन हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये इसके बारे में हो गया, मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर वेट जो आपको यहाँ चाहिए होता है। अब इसका एक ऐसे देख लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि इस पर स्टार लगा था तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है। अब इसका जो ऐसे है वो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन से करेंगे। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक आपको इस तरह का कॉनिकल फ्लास्क लेना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, और उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 ml आपको जो सैंपल हो गया यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो ले लेना है। उसके बाद इसमें 250 ml पानी में मिला देना है। अब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, देन इसका आपको 25 ml ले लेना। मान लीजिए सेकंड हमारा बीकर है, उसमें 25 ml आपने ले लिया। उसके बाद इसमें 10 ml आपने 5 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी टाइट्रेशन कराएंगे। टाइट्रेशन किसके साथ कराते हैं, 0.1 N पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ। और जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, जब तक हमारा फेंट पिंक कलर ना आ जाए तब तक हम इसको मतलब कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा एंड पॉइंट की तरह डिनोट करेगा। देखो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की बात नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा, तो इसलिए बस ये हमारा फ्लो चलता जा रहा है। इसके बाद इसका ईच ml ऑफ 0.1 KMnO4 हमारा इसके बराबर होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा डिसइंफेक्टेंट, एंटी इन्फेक्टिव और डिटरेंट की तरह काम करता है। साथ में हमारा जर्मीसाइडल यानी कि ये किल करेगा, एंटीसेप्टिक है, ब्लीचिंग एजेंट्स है और टूथ वाइटनिंग, दांत को सफ़ेद करने में भी काम आता है। फोर्थ हमारा आता है क्लोरीनेटेड लाइम। अब इसका फॉर्मूला होता है KAO और CAO, यानी कि ये हमारा कैल्शियम है और ये हमारा Cl2 क्लोरीन हो गया, ठीक है, .H2O पानी। तो इसको ये पानी का मिलाकर हमारा 142.98 ग्राम पर मोल है। इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए नॉर्मल हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देंगे, तो यहाँ का ये OH पूरा निकल जाएगा, एक O रह जाएगा और ये Cl2 जुड़ जाएगा, तो CaO Cl2 जुड़ गया यहाँ पे, तो हमारा क्लोरीनेटेड लाइम हो गया हमारा, और ये है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा व्हाइट और ग्रे पाउडर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है इसका, क्लोरीन की मतलब बहुत स्मेल आती है इसके अंदर, और ये पानी और अल्कोहल में पार्शियली सॉल्युबल होता है। यूजेस के बारे में बात करें, ये हमारा एंटी माइक्रोबियल है और बैक्टीरियासाइडल एक्शन शो करता है, ब्लीचिंग एजेंट, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट और डिप्थीरिया, स्कारलेट फीवर, इन सब में ये इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट हम बात करें यहाँ पे आयोडीन के बारे में, तो इसका फॉर्मूला I2 है, मोलिकुलर वेट इसका 253.8 ग्राम है, 2 का, और एक का हमारा 126 के करीब होता है, ठीक है। ये हमारा हेलोजन के अंदर बिलोंग करता है और इसके अंदर जो हमारा मेनली है इसके अंदर 99.5% तक आयोडीन होना चाहिए। प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसमें हमें एक तरफ लेना पोटेशियम आयोडाइड और इधर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लेना है और इधर सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से ये K हट जाएगा, इधर I2 बन जाएगा, ये K हमारा लग जाएगा इसके साथ में, तो हमारा बन जाएगा 2KHSO4 और ये हमारा SI इसके साथ एक S लग जाएगा तो MnSO4 और 2H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये आप एक दो बार जब लिख के देखोगे तभी आपको याद होगी। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, ये हमारा ग्रेस वायलेट और ब्लूज ब्लैक क्रिस्टल होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है और वोलेटाइल ये थोड़ा सा नेचर होता है इनके उड़ने उड़ने वाला, और ये इनसॉल्युबल होता है पानी के अंदर लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करेगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट काम करेगा, जो आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, और ये हमारा एक्सरे या रेडियो कॉन्ट्रैक्ट एजेंट की तरह भी काम करता है, और ये हमारा एक बेस्ट एंटीसेप्टिक है, यानी कि आपने जो मतलब बीटाडीन का नाम सुना होगा तो उसके अंदर भी हमारे ये पाया जाता है। अब इसकी प्रिपरेशन पूछी गई है हमारे सिलेबस में, तो मैंने सिर्फ नाम लिख दिया आपके लिए, वही मोर देन इनफ है। एक हमारा होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि आयोडीन सॉल्यूशन में पानी मिला हुआ, एक पॉविडीन सॉल्यूशन है जो हमारा बीटाडीन का एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा, और लास्ट में हमारा सोडियम आयोडाइड है यानी कि NaI है। तो यही था हमारा पूरी बात है इस पूरे टॉपिक के बारे में।
तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, लेकिन आई होप आपको सारा कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट था आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करो, दोस्त के साथ शेयर करो। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।